हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं अंकिता जिंदल और आज की हम क्लास में ईपीएफओ का करंट अफेयर आगे मूव ऑन करने वाले हैं। सो आई होप कि ऑलरेडी आपने जो क्लासेस ले चुके हैं वो सारी क्लासेस भी देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो स्टडी आईएएस के साथ कनेक्टेड होइए और बाकी की लास्ट क्लासेस करंट अफेयर के लिए जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ खास टाइम नहीं बच गया है आपके एग्जाम में। 5 सितंबर को एग्जाम है, तो आप जल्दी से उन क्लासेस को देख लीजिए। फाइन। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, अगर आप CSE 21-23 की एस्पिरेंट है तो 1 सितंबर से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं फॉर यूपीएससी CSE 1 सितंबर से। सिलेबस कवर होगा, लाइव क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स, एनसीईआरटी और टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च होगी। इसका जो प्लान रहेगा वो 7 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर टीचर अपने अपने सिलेबस को कंफर्म करेंगे। कोर्स जो चलेंगे वो ये सब्जेक्ट के इन टीचर्स के द्वारा चलने वाले हैं। ये स्टार्टिंग एंडिंग और ये आवर्स जो है वो उस पर्टिकुलर कोर्स के रहने वाले हैं। सिमिलरली 2 ईयर बैचेस का भी इसी तरीके से प्लान किया गया है। दे ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द 1 सितंबर बाय द टॉप एजुकेटर्स। 2 ईयर की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी, पर ये सारे प्लान है, यू कैन चेक इट आउट। देन मिशन एयर 1 360 डिग्री कवरेज लॉन्च हुआ है बैचेस 1 सितंबर से। 70 आवर्स कोर्स रहेगा 360 डिग्री कवरेज के लिए। सिमिलरली अगर आप लोगों को 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, सो जस्ट ₹15,000 में भी आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आप इसे प्रैक्टिस, एनालाइज, एक्सेस कर सकते हो। सभी क्रैश कोर्स को पीवाई की इंक्लूड रहेगा, एक्सेस टू प्रैक्टिस सेक्शन रहेगा, 1 ईयर करंट अफेयर राउंड अप होगा। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। फाइन। इसके साथ अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में रेज हैंड की फैसिलिटी आई है, जहां पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस में बात कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफलाइन में इतने सब स्टूडेंट होते थे, यू कैन नॉट टॉक टू विद योर एजुकेटर्स। लेकिन अभी आप अकेले होंगी तो आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। फाइन। इसके साथ यूपीएससी कॉमेट हर संडे को लॉन्च होता है सुबह 11 बजे, जहाँ पे आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर भी अवेलेबल रहेगा और इनवाइट कोड आपको अप्लाई करना रहेगा स्टडी आईज। सिमिलरली गाइस, प्लस और आइकॉनिक का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ऑप्शनल के साथ 25%, 10% यूजिंग अवर रेफरल कोड, दैट इज द स्टडी आईज। एडिशनल 10% ऑफ मिलता है और अल्टीमेट टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। तो आप लोग देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्टडी एस के रेफरल कोड के साथ अप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट द 10% ऑफ। मेंटरशिप डेज के अंदर आप आइकॉनिक का कोई भी प्लान उठाओ, साथ में जस्ट 2000 पे करोगे तो आपको आइकॉनिक का ऑप्शनल भी मिल जाएगा। CSE एश्योरेंस में ये चीज होती है कि अगर आप लोगों ने 2 साल का लिया सब्सक्रिप्शन और क्रैक नहीं किए, तो 1 ईयर का एक्सटेंशन आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोन भी ले सकते हो, जिसका कोई इंटरेस्ट रेट या कोई प्रोसेसिंग फी या कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10,000 की 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिटन बाय यूपीएससी एक्सपर्ट्स मिल रही हैं, तो स्टडी आइज कोड के साथ अप्लाई करो एंड विल गेट द एक्स्ट्रा 10% ऑफ एंड क्रैक योर यूपीएससी एग्जाम। तो चलो करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए कुछ करंट अफेयर। और सबसे पहले एक न्यूज आती है अपने सामने, अवेयरनेस कैंपेन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इन इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकेथन 21। यूनियन जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने 2 मंथ का अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक और इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकेथन 21, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रख दिया है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को 22 तक उसको एलिमिनेट कर देंगे। वे सारी प्लास्टिक जो यूज एंड थ्रो के काम आती है, जस्ट आपने यूज की, जैसे जितने भी डिस्पोजल वगैरह हो गए, उनको हम एलिमिनेट यहाँ तक कर देंगे। प्लास्टिक अगर है एनवायरमेंट में, पहली बात तो प्लास्टिक को ही एलिमिनेट करेंगे। अगर है एनवायरमेंट में तो उसको काफी ज्यादा यूज होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि जस्ट एक ही यूज के साथ उसको आप लोग वेस्ट कर दो। ठीक है। सो इंडिया का प्लास्टिक चैलेंज हैकेथन 21 जो है वो एक यूनिक कंपटीशन है, जिसके अंदर सारी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स, हायर एजुकेशन, ये सब शामिल होंगे, जिससे जितने भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं प्लास्टिक के लिए वो सब हमारे सामने आएंगे। अगर इनोवेटिव सॉल्यूशन आए कि हम कैसे प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कोई ना कोई स्टेप अपने लिए बेस्ट हो जाएगा कि हम प्लास्टिक को इस
मतलब वेस्टफुल डिक्लेयर कर देंगे और उसको यूज में बंद कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट भी बंद कर दिया है कि अब हम प्लास्टिक के वेस्ट का इंपोर्ट भी जो है वो नहीं करेंगे। फाइन, बाकी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट रीड इट योर सेल्फ, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। इसी के रिगार्डिंग 2016 में एक रूल्स आए थे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इन रूल्स को लेकर आए थे और ये बताया था कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट अपने एनवायरमेंटली साउंड मैनर में काम आता है, या मतलब हम उसको किस तरीके से हैंडल आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत एक चीज डिक्लेयर की गई थी 2016 के तहत कि जो भी प्लास्टिक के कैरी बैग्स हैं, whatever are the carry bags of plastic, जिनका साइज 50 माइक्रोन से कम रहेगा, बिलो द 50 माइक्रोन, उनको बैन कर दिया गया है। सो गाइज यहाँ पे 50 माइक्रोन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 10, 500 या XYZ जो भी चीजें इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई ये बैन हो चुकी है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि 50 माइक्रोन से ऊपर वाली जितनी भी वो है, क्या बोलते हैं साइज है, वो अप्लाइड है अभी, मतलब वो बैन नहीं है, वो अलाउड है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें, कैबिनेट ने अप्रूव किया है अलॉटमेंट ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 700 मेगाहर्ट्ज बैंड टू इंडियन रेलवेज। क्या चीज है ये? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था कि जो 5 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, 7 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इंडियन रेलवे टू पब्लिक सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी सर्विस के लिए स्टेशन और ट्रेन के अंदर उस चीज को यहाँ पे अलाउंस दे दिया था। इंडियन रेलवे ने अप्रूवल भी दे दिया था TCS को, यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को, सो दैट कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज है स्टेशन पे या फिर ट्रेन पे, वो चीज यहाँ पे अवेलेबल हो सके। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहने वाली है वो करीबन 25,000 करोड़ रहेगी, अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। जो भी स्पेक्ट्रम के चार्जेस होंगे वो एक फॉर्मूला बेस्ड होंगे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बेस पर ये चीज लगाई जाएंगी। इंडियन रेलवे एनविसेज टू प्रोवाइड LTE, LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बेस पर ये चीज लगाई जा रही है। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन इसके रूट होंगे, यानी कि ये जो मोबाइल ट्रेन है या फिर लॉन्ग टर्म जो इवोल्यूशन है उन सब के हिसाब से उस ट्रेन को रन किया जाएगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लिटिल बिट है, यू कैन जस्ट रीड इट योरसेल्फ। LTE क्या होता है? अब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या होता है? एक 4G वायरलेस स्टैंडर्ड होता है जहां पे नेटवर्क की कैपेसिटी मिलती है। जैसे 4G हम नेटवर्क यूज करते हैं तो अच्छा है ना, ऐसे ही करके स्पीड है फॉर सेलफोन्स के लिए या सारे डिवाइस के लिए जो 3G टेक्नोलॉजी में होंगे वो भी यहाँ पे आराम से चल सकेंगे। पर्पस ये है कि सिक्योर कर सकोगे, रिलायबल वॉइस वीडियो, ये सारी चीजें ट्रेन में बैठ के मोबाइल के अंदर चल सकेंगी। ठीक है, ज्यादा जल्दी जल्दी से आप इन न्यूज को कवर कर लीजिए, एग्जाम बहुत नियर है अपने, तो आप इन्हें बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लो। नेक्स्ट अपने सामने आती है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च इन 1112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिस अभी फिलहाल के 112 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ये अभियान लॉन्च किया गया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग ने और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। इतना याद जरूर रखना कि किसने लॉन्च किया है, सो दैट कि जो कोविड पेशेंट हैं उनको सपोर्ट दी जा सके जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर हल्के फुल्के ही सिम्टम्स अभी हैं तो उनको यहाँ पे देखा जा सके। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का कि जो 70% जो कोविड केसेस हैं उनको घर पे ही सुधार उनका किया जा सके। देखो एक बार, कोविड के जो केसेस हैं स्टार्टिंग में हल्के फुल्के माइल्ड से सिम्टम होते हैं, और अगर उसी टाइम पे आप कैच कर लेते हो तो आपकी जो मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती, घर पे ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे की जा रही है कि माइल्ड सिम्टम के दौरान कोविड केसेस को होम पे ही सुधार कर दिया जाएगा। हेल्थ सिस्टम पे जितना प्रेशर है उसको यहाँ पे कम किया जाएगा। स्टेमिंग फियर, जो लोगों में फियर है हॉस्पिटल जाना कोविड का, ये सारा फियर है, और एक्सपेंसेस का है, ऑक्सीजन का है, ये सारे फियर को भी कहीं ना कहीं कम कर दिया जाएगा। फाइन,
अभियान एक स्पेशल इनिशिएटिव है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का सिविल सोसाइटी वगैरह सब शामिल होंगे, 1001 एनजीओज वगैरह होंगे, करीबन 1 लाख वॉलंटियर्स होंगे जो इसमें वर्क करने वाले हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, बस उतना याद कर लेना, बाकी इनफ हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 तक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया था, जिसमें वो एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। 2022 तक जो बन जाएगा, इनके आने वाले 4 सालों तक ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, 18 से लेके 22 तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिस्ट्रिक्ट के थ्रू एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली इसलिए उन डिस्ट्रिक्ट को चुना गया जहाँ पे डेवलपमेंट करना है या वो सब चीजें, उन्हें ही आप लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल करते हो। देन हम बात कर रहे हैं, फोकस जो रहेगा वो इंडिया की रैंकिंग पे रहेगा कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक बढ़ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाए और ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, तो वो स्टैंडर्ड्स है जो यहाँ पे वर्क किया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देखो, हेल्थ और न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, इन सब पे फोकस जो है वो किया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनकी परसेंटेज याद करना, ना इनके नाम याद करना, लेकिन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, मूविंग अहेड, एक नेक्स्ट न्यूज आती है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था डीप ओशन मिशन के लिए कि ओशन के डेप्थ में जाके आप मतलब वो करो, तो उस चीज के लिए मिशन यहाँ पे अप्रूवल जो है वो यहाँ पे मिल गया था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक जो अफेयर है उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, प्रपोजल था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने प्रपोजल दिया था, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने यस कर दी, भाई हाँ हम एग्री हैं किस चीज पे, डीप ओशन मिशन पे। डीप ओशन करने से मतलब ओशन की गहराई में जाने से ओशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं या भी जो डीप सी टेक्नोलॉजी मिलती है फॉर सस्टेनेबल ऑफ ओशन रिसोर्सेज के लिए, वो उस चीज का हमें अंदाजा हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहने वाली है, जो कि इस एम्बिशियस मिशन को मल्टी इंस्टीट्यूशनल एरिया में डेवलप करने वाली है। डीप ओशन मिशन मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि हमारी ब्लू इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो क्या है और किस चीज से रिलेटेड डील करती है, हम क्यों कह रहे हैं इसको डीप ओशन मिशन को ब्लू इकोनॉमी, वाई रीजन ऐसे आपके सामने ही है, थोड़ी सी पहचानने की जरूरत है, तो बता दीजिए। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट लगेगी वो अप्रोक्सीमेटली इतनी लगने वाली है, जो आपको बिल्कुल याद नहीं करनी। मिशन का उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया आपने बनाना है, जो कि पावरफुल नेशन रहेंगे दैट ऑलरेडी हैव डेडिकेटेड ओशन स्टडीज करना, मिशंस करना, और इसके अंदर मिशन के तहत यूएस, जापान, फ्रांस, रशिया, चाइना सब इसमें शामिल होंगे। सिग्निफिकेंस जानते हो, ब्लू इकोनॉमी को ग्रेड करना, 70% ऑफ ग्लोब मतलब उसको कवर करना, इसके अलावा कंट्री पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में रह रही है उनको सिक्योर करना, इंडिया का करीबन इतनी जो लंबी कोस्ट लाइन है 9 कोस्टल स्टेट के अंदर और 1382 आइलैंड्स के अंदर उस चीज को चेकिंग करना। फाइन, अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अगर आप पीसीएस दे रहे हो कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, तो योर आंसर इज 7517 किलोमीटर। ठीक है, पहले बात, कितने आइलैंड्स हैं इंडिया में, 1382 आइलैंड्स, कितने कोस्टल स्टेट हैं, देयर आर 9। तो ये 3 क्वेश्चन और पीसीएस या छोटे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बन जाते हैं। चलो, ब्लू इकोनॉमी हम बात कर लेते हैं। पानी से रिलेटेड, पानी में आने वाले रिसोर्सेज और उनसे रिलेटेड इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। ओशन रिसोर्सेज वही है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ब्लू इकोनॉमी के लिए कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं क्या, हाँ बिल्कुल, ओ स्मार्ट स्कीम आई थी। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ओ स्मार्ट स्कीम आई थी वो किस चीज से रिलेटेड थी, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी न्यूज में है ना, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट, नेशनल फिशरीज पॉलिसी, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, या फिर ये वाला है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें हैं जो न्यूज में आई थी। यहाँ तक सबको क्लियर है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं एमओयू डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी प्लेन सर्विसेज इन इंडिया। सी प्लेन जो सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर, सी प्लेन से मतलब होता है कि पानी में चलने वाला प्लेन है, ऐसे कह सकते हो। तो इंडिया के अंदर जो इस चीज की डेवलपमेंट है वो हो चुकी है, मतलब एमओयू साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच में, सो दैट की सी प्लेन की सर्विसेज भी वो लॉन्च करेंगे।
इंडिया का जो पहला सी प्लेन सर्विस है वो केवाड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था और इसका जो मिशन था वो था सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। उसके तहत पहला जो सी प्लेन है वो केवाड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में ही ये चीज हुआ था। फाइन। यहाँ पे टेरिtoriयल जुरिसडिक्शन ऑफ इंडिया अंडर द आरसीएस उड़ान यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उस स्कीम के तहत ये जो चीज है वो लॉन्च हुई है। एमओयू के तहत कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, पोर्ट या ये शिपिंग वगैरह, ये सब इसके लिए काम बकायदा करने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या कहती है, उड़े देश का आम नागरिक क्या कहती, क्या है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहाँ पे इकोनॉमिकली भी हमारे लिए अच्छा है, अफोर्डेबल है, ठीक है, एंड ट्रेवल कर सकेंगे हम रीजनल रूट पे, वो चीज यहाँ पे इंश्योर करते हैं। ये जो स्कीम है वो 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इस चीज को रिलीज किया गया था। उसके बाद उड़ान 4.1 भी आ गई है जहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, सी प्लेन रूट को भी कवर कर लिया जाएगा। सागरमाला सी सर्विस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के तहत आएगी जहाँ पे स्पेशल पर्पज व्हीकल फ्रेमवर्क को एयरलाइन ऑपरेटर्स के थ्रू लॉन्च कर दिया गया था और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट की गई थी। Moving to the next news, that is a 14 crores disability early intervention center for the children's. चिल्ड्रंस के लिए कुछ डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? बच्चे ऐसे हैं जो अर्ली 14 क्रॉस डिसेबिलिटी कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो इतना इंश्योर जरूर कर सकते हो आप कि ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है सोशल जस्टिस के द्वारा, ठीक है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ये चीज लॉन्च की है। और किसके तहत? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसे दिव्यांगजन आप लोग कह सकते हो। यहाँ पे सेंटर स्क्रीनिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे सब अच्छी तरीके से। 14 मेंबर ये सब कहाँ पे हुए? मुंबई, देहरादून, दिल्ली या फिर सब जगह पे। हैंडबुक भी एक लॉन्च की गई है। फाइन। तो क्योंकि सोशल सिक्योरिटी अपने ईपीएफओ एग्जाम का एक हिस्सा है, सो ऐसा पूछ लेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री ने करा है, कितने करे हैं, ऐसा भी पूछ लेंगे कि इन फॉलोइंग में से कौन सा पोर्ट जो है वो नहीं लॉन्च किया गया है, जो कि करेक्टली मैच नहीं करता। यानी कि टोटल 14 है ना, तो 14 में से कोई 5 ऑप्शन दे देंगे या 4 दे देंगे, जिसमें से 3 सही होंगे या 4 सही होंगे और एक गलत होगा, तो आपको गलत वाले को ही पकड़ना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम हल्का फुल्का सा रखो माइंड में कि बाई चांस हो ही जाए याद। 2011 की सेंसस के हिसाब से हमारे पास 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो कि 0 से 6 साल की उम्र में डिसेबल हैं, ठीक है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इस सब से सफर कर रहे हैं। इसका मतलब 0 से 6 वाली एज के जितने भी बच्चे हैं उसके 7% डिसेबल हैं, तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है। एंड राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में अब 21 कैटेगरी है डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंस्टेड ऑफ 7। यहां तक क्लियर सबको? कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 11 ट्रेनिंग सेंटर में होगा और स्प्रेड किया जाएगा 26 स्टेट के अंदर। 1 लाख फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं वो इसके अंदर कवर होने वाले हैं। सिमिलरली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी जहां का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था 2015 में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज किया जा सके कि आप कौशल पे ध्यान दो। कौशल के मतलब अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए और उसको डेवलप करने की बात कीजिए, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग देकर आपको जो है उस चीज को प्रमोट करने की बात इस स्कीम के तहत की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, इस तरीके के भी कई सारे प्लान्स को लॉन्च किया है सो दैट की स्किल अपनी इंडिया की जो है वो डेवलपमेंट करे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इनलैंड वेसल बिल्स 21।
इनलैंड वेसल्स बिल 21 को अप्रूवल मिल चुका है, जो कि एक स्ट्रीमलाइन वेसल्स है रनिंग ऑन इनलैंड वाटरवे इन द कंट्री में ये घूम रहा है, तो उस चीज के लिए अब ये चीज लॉन्च हो चुकी है। इनलैंड वेसल बिल ने रिप्लेस कर दिया, पहले इससे पहले 1917 में इनलैंड वेसल एक्ट आया था 1917, अब उस चीज को 2021 वाले ने 1917 को रिप्लेस कर दिया है। बिल विल रेगुलेट सेफ्टी एक बनाई जाएगी और इनलैंड वेसल्स का रजिस्ट्रेशन बकायदा यहाँ पे कराया जाएगा। ये जो बिल है कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ प्रोविजंस आए हैं, वो क्या क्या है। एक तो हमारे देश के लिए यूनिफाइड लॉ यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि स्टेट्स के द्वारा बनाए जाएंगे। सेंट्रल डाटाबेस है जहाँ पे सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्रू या डिटेल ऑफ वेसल्स वगैरह। बिल क्रिएट करेगा पॉल्यूशन कंट्रोल की पॉल्यूशन नहीं होगा, तो जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको खतरा भी नहीं होगा। और यहाँ पे इनलैंड वाटर बाय इंक्लूडिंग नेशनल वाटरवेज को भी इससे कनेक्टेड करा जा रहा है। ठीक है, सो नेशनल वाटरवे 1, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया, अरे ये अब एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, चलिए रहने दीजिए। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया की बात करें तो ये ऑपरेशनल है कंट्री में, नेविगेशनल वाटरवे, रिवर बैकवाटर वगैरह इसमें शामिल होंगे। नेशनल वाटरवे 1 के बारे में बात करें तो गंगा, भागीरथी और हुगली तीन रिवर के संगम से कह सकते हो, तीन रिवर के संगम पे ये चीज बनी हुई है प्रयागराज हल्दिया के अंदर। फाइन, जिसका जो मतलब लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर और सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है अपनी इंडिया में, तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाली थी। नेक्स्ट आता है, इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा में लॉन्च किया गया है, पहला ग्रेन एटीएम। हरियाणा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेटअप किया है एक एटीएम मशीन अन्नपूर्ति के नाम से, जो कि फूड ग्रेन्स को डिस्पेंस करेगी। फारूक नगर गुरुग्राम के अंदर ये चीज लॉन्च हुई है, जहाँ पे 3 तरीके की ग्रेन्स का शामिल है, जैसे व्हीट, राइस और मिलेट। ये 3 तरीके के ग्रेन्स इसके अंदर कवर्ड होंगे। मशीन इंस्टॉल हुई है अंडर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और उसे ऑटोमेटेड मल्टी कॉमोडिटी ग्रीन डिस्पेंसिंग मशीन वगैरह भी आप लोग बुला सकते हो। पर्पस इसका ये है कि ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, गवर्नमेंट की अभी देखो, अभी गवर्नमेंट की जितनी भी शॉप है ना, वहां पे मतलब खाना मिलता है या फिर ग्रेन्स मिलते हैं जो कि लाइन में लगना पड़ता है और प्रॉब्लम्स होती है। तो बजाय कि आप एटीएम आपके लिए लॉन्च कर दिया गया, वहां से अपने कार्ड के अकॉर्डिंग जितना आपको लेना है राशन, तो उतना ही आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। पे वगैरह कुछ नहीं है और आप अपने घर पे इजीली इसे लेके जा सकते हो। ठीक है, ईच मशीन 70 किलो जो ग्रेन्स है 5 to 7 मिनट्स के अंदर जो है वो रिलीज कर सकती है। ऑटोमेटिक है, स्कोप ऑफ एरर के चांसेस भी नेग्लिजिबल है। मशीन की बायोमेट्रिक सिस्टम है, टच स्क्रीन वगैरह आधार से कनेक्टेड, ये सारे भी वैलिड चीज इसमें होने वाली है। गाइज, अभी तक आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है? काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चंस अगर मैंने आपसे अभी तक पूछे हैं तो उनका भी जवाब जल्दी से आप लोग दे दीजिए। नेक्स्ट अपने सामने आता है जीमैक के बारे में। गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, जीमैक क्या कहता है? ये गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए गिफ्ट सिटी में, ताकि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। आपको पता ही है गुजरात के वहां पे एक पोर्ट भी है, कांडला पोर्ट, है ना, उसको भी डेवलप काफी ज्यादा किया जा रहा है, सो दैट अपनी इकोनॉमी जो है वो अच्छे से डेवलप करे। सिमिलरली बाकी के जो जीमैक हो गया या गिफ्ट सिटी हो गया, उनको भी अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज अपने देश में जो है वो आ सके। जीमैक पहली तरीके का सेंटर होगा जो कि मैनेज कर रहा है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन प्रोसीडिंग डिस्प्यूट के साथ। मैरीटाइम और शिपिंग सेक्टर सब इसमें शामिल होंगे। और नीड इसकी क्या है? 35 आर्बिट्रेशन सेंटर है अपने इंडिया में, एक्सक्लूसिवली डील होती है यहाँ पे। आर्बिट्रेशन नाउ हियर एट सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर की, और लंदन इसका प्रेफर सेंटर है जहाँ पे शिपिंग वगैरह के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री
माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम लॉन्च की गई है आत्मनिर्भर अभियान के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। प्रधानमंत्री ने फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्कीम लॉन्च की है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, जहां पे उसको अभी 1 साल पूरा हो चुका है। करंटली इम्प्लीमेंटेड है 25 स्टेट और यूटीज के अंदर। अगर हम इसके कुछ माइलस्टोन की बात करें, सो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनका एक टारगेट है, जो कि पीएमएफएमई स्कीम का ही एक हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री अप्रूवल मिला है ओडीओपी के द्वारा, और इसके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग है इसकी। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मिंग की रोल है, ट्रेनिंग या रिसर्च रिपोर्ट है, वो स्टेट लेवल के साथ पार्टनरशिप में है। सीड कैपिटल की बात करें सो 25.25 करोड़ इसकी पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। क्लियर? अभी हम थोड़ा पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड होती है तो शेयरिंग बाय सेंटर और स्टेट, स्टेट एंड सेंटर शेयरिंग करते हैं। इसका उद्देश्य है कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, इंडिविजुअल जो एंटरप्राइज है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, वो इनका मेन इनिशिएटिव यहाँ पर है। नेक्स्ट अपने सामने आता है 6 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम है उसके 6 साल पूरे हो गए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरेक्ट किया था, इसके जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको, जब 6 साल इसके पूरे हुए थे जिस दिन से लॉन्च हुआ था, उसके बेनिफिशियरी जितने भी हैं डिजिटल इंडिया से, उन सबको यहाँ पे, उन सबसे इंटरेक्ट यहाँ पे किया था। प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या कहा? डिजिटल इंडिया एक मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इंडियंस को बना रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जो कि इमर्जिंग हुआ है 21st सेंचुरी में। यूथ कंटिन्यू करेंगे, नई हाइट्स तक पहुंचेंगे डिजिटल एम्पावरमेंट के तहत, और यहाँ पे इंडिया का टिकेड, डेकेड नहीं, हेल्प करेगा इंडियाज का टिकेड में। कुछ नई पॉलिसीज आई हैं जैसे डिजी लॉकर, 8 कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम स्वनिधि, ई संजीवनी, आरोग्य सेतु, कोविन ऐप, दीक्षा ई नैम, बहुत सारी ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, एंड दैट्स गुड वन। फाइन, मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने आती है निपुण भारत प्रोग्राम। एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ये चीज लॉन्च की है, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी में, जिसका नाम रहेगा निपुण भारत। निपुण ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा जो है कंट्री में, उसको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो ग्रेड 3 तक 2026-27 तक मिले। फाइन, ये मिशन लॉन्च किया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बता चुकी हूँ मैं। समग्र शिक्षा का ये फोकस करेगा एक्सेस होने पे, रिटेनिंग चिल्ड्रन, स्टूडेंट, या फिर इन सब चीज़ों पे फोकस जो है वो किया जा रहा है। निपुण भारत का उद्देश्य है कवर करना लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। 3 से लेके 9 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो पढ़ाने की जिम्मेवारी है वो समग्र शिक्षा अभियान की रहेगी। क्लियर गाइस? बताइए जल्दी एवरीवन, एवरीवन। नेक्स्ट अपने सामने चीज आती है मत्स्य सेतु फॉर फिश फार्मर्स के लिए। मत्स्य सेतु एक लॉन्च की गई है फिश फार्मर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने लॉन्च किया है ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप, जिसका नाम रहेगा मत्स्य सेतु। जैसे आरोग्य सेतु वगैरह ऐप आई थी ना, सिमिलरली वैसे ही मत्स्य सेतु यहाँ पे लॉन्च की गई है ICAR सिफा के द्वारा भुवनेश्वर में, ताकि जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है उसको फंडिंग सपोर्ट वहां पे मिल जाए। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को एक्वा फार्मर्स तक पहुंचाना, स्पीसीज वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन कोर्स किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री इसी के साथ मत्स्य संपदा योजना भी आई थी, जब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट थी 20,050 करोड़ की 5 साल के लिए, और इस तरीके से 20, 21, 25 तक आप लोग इसे कवर कर लोगे। सिमिलरली एक और योजना आई थी MSY, ये MSY वाली ही, इसका उद्देश्य था 22 मिलियन मेट्रिक टन को हम कवर कर रहे हैं। मैं समझती हूँ गाइस कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे बिल्कुल याद नहीं रख सकते, तो मत रखिएगा, सुन लेना, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी तो अपना काम जो है वो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल दिया है कि जो कमीशन है, एक्सटेंशन ऑफ टर्म ऑफ कमीशन, जहां पे सब कैटेगराइजेशन हो रहा है ओबीसी के लिस्ट के अंदर, सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी वाले बंदे हैं उनकी कैटेगराइजेशन में कुछ एक्सटेंशन की बात न्यूज ही सामने आ रही है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 11th एक्सटेंशन का आर्टिकल 340 के तहत, ताकि जो सब कैटेगराइजेशन है ओबीसी कैटेगरी का बाय द 6 मंथ के लिए 31 जुलाई 2021 के बाद 31 जुलाई 2021 के बाद 31 जनवरी 2022 तक का जो एक्सटेंशन है वो ओबीसी को दे दिया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट। बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रपोज जो एक्सटेंशन है या टेन्योर का या एडिशन जो भी आप बोलते हो, वो टू सबमिट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन इशू और सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कंसल्ट की जाएगी अलग अलग स्टेक होल्डर से और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। ओबीसी के लिए एक कमीशन बनाया गया था गाइस, आपको याद हो तो दैट नेम ऑफ द कमीशन वाज द रोहिणी कमीशन, जो ओबीसी कैटेगरी के लिए बनाया गया था। ये जो कमीशन है वो बनाया गया है आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अगर किसी आर्टिकल के तहत कोई कमीशन बनाया गया है तो क्या मैं उसे कह दूं कि ये संवैधानिक है? कैन आई से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हो। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ रिटायर्ड जो दिल्ली की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा है। यहाँ पे नई कैटेगरी बनाई जा रही है ओबीसी के बीच में, ताकि रिजर्वेशन हो सके टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का सारी ओबीसी कम्युनिटी में, उस चीज के लिए बात की जा रही है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 340। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यहाँ पे चेकिंग करता है। फर्स्ट जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था 29 जनवरी 1953 में। काका केलकर जो बंदे हैं जो उनकी चेयरमैनशिप में बनाया था। इसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन में कहते हो। 1955 में काका कालेलकर कमीशन के तहत इस चीज को बनाया गया था। फाइन, यहाँ तक कि आपकी न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में। सोशल सिक्योरिटी का एरिया या कुछ और एरिया काफी रेलेवेंट आपके अभी तक कवर हो चुके हैं, आपको क्लियर नहीं है सो दोबारा क्लास देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइन, चलो नेक्स्ट हम लेबर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILO, देखो भारतीय मजदूर जो संघ है या लेबर जो यूनियन है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। इंडिया की लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो ILC को होल्ड करे। सिंस इंडियन पार्लियामेंट ने जब से एक कन्वेंशन नंबर 144 को रेटिफाई किया है तब से इंडिया के पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो कहे कि अपनी कॉन्फ्रेंस को बुलवा सकते हैं। फाइन, ताकि जो ट्रिपैर्टिट मैकेनिज्म है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। ILC क्या करेगा? एक तो देखो सबसे बड़ी बात, लेबर की साइड में सबसे एपेक्स लेवल पे अगर कोई बॉडी है तो वो ILC है। ट्रिपैर्टिट कंसल्टेटिव कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में। ये सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट अलग अलग इश्यूज पे कंसर्निंग द वर्किंग अक्रॉस द कंट्री। मेंबर्स इसमें ये सब शामिल है, याद करने की जरूरत नहीं है। पहली मीटिंग ILC की हुई थी जिसको ट्रिपैर्टिट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कह रहे थे 1942 में, और आज तक 46 सेशन इसके हो चुके हैं। मोस्ट रिसेंट जो सेशन हुआ था वो 2015 में हुआ था, उसके बाद कोई सेशन नहीं हुए हैं। ILO के बारे में जाने तो लेबर के लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात करना जेनेवा में है। 1919 में सबसे पहले शुरुआत में बना था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी। डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसान सारथी के नाम से। किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है विद मीएटी के द्वारा। क्योंकि आप ना कुछ डिजिटल लॉन्च कर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री का ना हो वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मीएटी के द्वारा इस चीज को लॉन्च किया गया है। 93rd ICAR फाउंडेशन डे था, उस दिन इस चीज को लॉन्च किया गया था।
किसान सारथी फैसिलिटेट करता है फार्मर्स को कि उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन राइट समय पे मिले, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में मिले, ये भी एक बात इंश्योर करता है। अब देखो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या गवर्नमेंट ने एमएसएमई डिसाइड किया है या किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी दी है, लोन वेव किया है, कोई भी XYZ इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी सारथी ऐप पे एक सही समय पे और उनकी लैंग्वेजेस में। डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्पावर करेगा किसानों को ताकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो सके और रिमोट एरिया तक के किसानों तक भी पहुंचा जा सके। फाइन। इंडिया की वैल्यूएबल एजुकेशन एक्टिविटीज ICAR वो सब इसमें शामिल हो रही हैं। ICAR के बारे में बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस है, स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजंस खुद लेती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत यहाँ पे ये आती है। 16 जुलाई 1999 को ये गठित हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो दिल्ली में है। एपेक्स बॉडी है कोऑर्डिनेट करते हुए गाइडिंग और मैनेजिंग रिसर्च एजुकेशन एग्रीकल्चर में, सो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हुई थी। सिमिलरली कृषि विज्ञान केंद्र भी आते हैं जो एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन की बात करते हैं और वो सब ज्ञान विज्ञान के बारे में है। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है उमंग ऐप से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या IT ने एनेबल कर दिया है मैप की सर्विसेज उमंग ऐप के अंदर। यहाँ पे उन्होंने कुछ मैप सर्विसेज को लॉन्च किया है उमंग ऐप में। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए एक MOU साइन किया गया है मैप माई इंडिया के साथ। सिमिलरली सिटीजन्स अभी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं आपकी पास वाली लोकेशन पे उस चीज को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकेंगे, जैसे मंडी, ब्लड बैंक या मच मोर इन द क्लिक ऑफ अ बटन, तो वह सिटीजन्स इस चीज के लिए चेकिंग कर सकेंगे। वो एबल होंगे टू सी द मोस्ट डिटेल्ड इंटरेक्टिव शीट एंड विलेज लेवल मैप्स ऑफ इंडिया बिल्ड बाय द मैप माई इंडिया के द्वारा इस चीज को देखा जा रहा है। तो वो चीज मे बी अभी ना हो या फिर अभी अपडेट करनी रहती हो। सिटीजन्स ड्राइविंग इंस्टेंस डायरेक्शन वगैरह सब उमंग ऐप से यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा बहुत उमंग ऐप के बारे में, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तक की जो सर्विसेज हैं उस चीज को इंश्योर करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की है। मैप माई इंडिया के बारे में बात करें तो एक प्रोडक्ट है इंडिजीनियस कंपनी फाउंडेड वगैरह का, जो कि अलग अलग यूजर्स को प्लेसेस को हेल्प करते हैं कि वो बिल्डिंग लेवल मैप्स पे वर्क करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैविंग ऑल द थिंग्स क्लियर टू यू गाइज। ओके, नेक्स्ट न्यूज आती है 6th एनिवर्सरी टू कमेमोरेट लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अमृत मिशन स्मार्ट सिटी मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। सो उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है 6th एनिवर्सरी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया था ऑनलाइन इवेंट टू कमेमोरेट 6 ईयर ऑफ जो 3 इंस्टॉलमेंट में 6 ईयर ऑफ द 3 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन या फिर ये जो PMUY वाले मंगवाया है प्रधानमंत्री योजना अर्बन मिशन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने इन 3 स्कीम के अंदर लॉन्च किया है। डेट क्या रहेगी? 45 साल कवर होंगे अर्बन एज के और अर्बनाइजेशन पे ज्यादा से ज्यादा वर्क इस पे किया जाएगा। अभी हम लोग सभी योजना पे हल्की फुल्की नजर जो है वो दौड़ा लेते हैं। सॉरी गाइस। प्रधानमंत्री आवास से तो इतना समझ गए होगी कि कुछ ना कुछ घर बनने की बात हो रही है ना। सो आवास योजना जो ये लॉन्च की गई है और करीबन 83 लाख हाउसेज जो है वो ग्राउंड पे रहते हैं अंडर द PMAY के तहत, ठीक है। 16 लाख फैमिली जो है वो इससे बेनिफिट हुई है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो हुई है 689 करोड़ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि 246 लाख जॉब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके, तो उस चीज़ के लिए इसे लॉन्च किया गया है। रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम भी लॉन्च यहाँ पे की गई है सो दैट कि लोगों में प्रॉब्लम्स ना रही। नेक्स्ट अपने सामने अमृत मिशन आता है। 105 हाउस होल्ड वाटर टैप कनेक्शन या 78 लाख सीवर सेप्टेज जो कनेक्शन है वो अमृत मिशन से जुड़े हुए हैं। 88 लाख सीक्रेट जो लाइट्स हैं वो रिप्लेस की
जाएंगी एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट से, यानी कि EEL से, एनर्जी एफिशिएंट LED। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। 70 सिटी जो डेवलप की गई है, ऑपरेशन की गई है इंटीग्रेटेड कमांड या कंट्रोल सेंटर में, वो चीज यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और 310 स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट, 57 स्मार्ट सोलर प्रोजेक्ट, 101 स्मार्ट वाटर प्रोजेक्ट, तीनों इसके अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर लॉन्च किए गए थे। अब उनको कंप्लीट भी कर दिया गया है। क्लियर है क्या गाइस? बताइए जरा एवरीवन। नेक्स्ट आता है इंडिया की स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। ये अवार्ड जो है वो दी जा रहे गवर्नेंस के तहत स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी का ये कुछ क्राइटेरिया जरूर होता है कि वहां पे 5G हो, वहां पे मतलब एक रश ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, वो एक चीज है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये डेवलप हो गई है। फाइन। तो कुछ स्मार्ट सिटी है जो कि थीम्स के हिसाब से अभी वो काम में आई है। फाइन। सोशल एस्पेक्ट, कल्चर, अर्बन एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सैनिटेशन, वो सब चीजें शामिल होंगी। कुछ इंटरेस्टिंग जो थीम्स हैं वो भी एडेड हुई हैं ICC मॉडल के दौरान। इंदौर और सूरत ने सिटी अवार्ड जो है ज्वाइंटली जीत लिया है। उत्तर प्रदेश ने स्टेट अवार्ड जीता है। तो ये किसने क्या जीता है वो भी अपने स्टेट PCS के लिए और EPFO के लिए याद रखना। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आते हैं मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 21 के बारे में। पार्लियामेंट ने एक मरीन एड नेविगेशन बिल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कि पिछले 90 साल से आने वाला लाइट हाउस जो एक्ट है उसको क्यों ना हम लोग बदल दें। लाइट हाउस एक्ट 1927 के तहत बिल इनकॉर्पोरेट कर रहा है बहुत सारी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन मरीन एड्स में, और ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे इंश्योर करा जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन इतना बनेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की जाती है, वो किसके द्वारा, कौन लॉन्च करता है, और क्यों लॉन्च करता है, वाई। तो हु एंड वाई थोड़ा सा ध्यान में रखना, हु एंड वाई यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। बिल इनकॉर्पोरेट कर रहा है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मरीन एड्स टू नेविगेशन को काम करने में। इसका उद्देश्य है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को, ताकि नेविगेशन को मरीन का पता चले, विच वर नॉट कवर्ड अंडर द स्टेट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द ओल्ड लाइट हाउस एक्ट 1927। इतने में कुछ ऐसे प्रोविजंस नहीं इंक्लूड थे मरीन नेविगेशन के, लेकिन अभी के टाइम पे ये भी प्रोविजंस इसमें शामिल है। नेक्स्ट अपने सामने आता है कांडला बिकम द फर्स्ट ग्रीन सेज। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर, तो वो पहला बन चुका है ग्रीन सेज। अवॉर्डेड है IGBC प्लैटिनम रेटिंग के साथ। तो ये जो रेटिंग मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कासेज पहला ग्रीन SEZ है, ताकि हम IGBC या ग्रीन सिटी प्लैटिनम रेटिंग्स को बाकी सिटीज के अंदर भी जीत सके। या इसके अलावा जो वहाँ का एरिया है, जो शॉर्टेज ऑफ एरिया है, शॉर्टेज ऑफ जो एरिया बनाई गई वो बहुत शॉर्ट भी है और इररिलेवेंट जैसे भी है। ठीक है। सो एफर्ट कासेज के एप्लीकेबल है वाटर कंजर्वेशन के लिए, और भुज रीजन गुजरात के उसको ज्यादा बढ़ोतरी के लिए। IGBC ग्रीन मास्टर प्लानिंग पॉलिसी इनिशिएटिव और एफर्ट्स जो हैं कासेज के लिए एप्लीकेबल है वाटर कंजर्वेशन और भुज रीजन के लिए। IGBC की प्लैटिनम रेटिंग ने अवार्ड कर दिया था ग्रीन मास्टर प्लानिंग पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी इसके अंदर शामिल होगा। फाइन। कासेज के बारे में बात करो, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला गुजरात 65 में बना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो चीज होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रेड और बिजनेस करना बहुत ही आसान होती है, बिकॉज वहाँ पे इतने सभी अलग अलग एरिया में ट्रेड करने के लिए लोग बैठे होते हैं, तो जितनी फैसिलिटी एक बल्क लेवल पे आ जाती है। विद इन अ कंट्री के नेशनल बाउंड्री पे हो रही है, बॉर्डर पे, और उनका मेन उद्देश्य यही है कि ट्रेड बैलेंस एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे कम ना हो। फाइन। बाकी डिटेल आप लोग खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने सामने आता है
दैट इज अ स्माइली स्कीम. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया स्माइली स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज जो इंडिविजुअल्स हैं लाइवलीहुड या एंटरप्राइज के लिए, उसके सपोर्ट की बात स्माइली स्कीम के अंदर की जा रही है. स्माइली स्कीम ऑल्सो इंक्लूड ए सब स्कीम भी इसमें शामिल है जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो भी, और जिसे कहते हैं कमीशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग के उसमें लॉन्च हो रही है. स्माइली जो स्कीम है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जहां पे कई सारे लोग शामिल होंगे एक्ट ऑफ बेगिंग के दौरान. स्कीम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करिए वेलफेयर बेगिंग के लिए, मतलब लोगों का वेलफेयर हो, भला हो, ऐसी चीजें इसमें शामिल की जा रही है. मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब शामिल की जाएंगी. शेल्टर होम जो एग्जिस्टिंग है वो भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे एंड लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेगिंग की वजह से बचाया जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है. Let me check how many things left now. Once a minute, guys. Okay. So ये जो स्लाइड है दैट इज लास्ट सेकेंड स्लाइड. स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम लोग बातें करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है, मान लीजिए पूरा ये सारा एक एरिया है और इस एरिया में अगर गवर्नमेंट स्पेशली डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसके लिए मान लो ये एरिया है, इस एरिया के इस कॉर्नर में अगर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो करना चाहती है, सो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, इसको सेज बना देगी और उससे क्या करेगी कि भाई जो भी लोग इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी फैक्ट्री कंपनियां वगैरह लगाएंगे, उसको मैं इतना % ऑफ दूंगा. फाइन. तो आप जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी होती है वो अलग अलग जगह खरीदती हैं इस टोटल एरिया में और अपनी फैक्ट्री लगाती हैं और कम से कम पोल्यूशन के साथ ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा आउटकम को जो है वो रिसीव करती हैं और अपनी इकोनॉमी ग्रो करती है. फाइन. अगर हम सेज की परफॉर्मेंस देखें पिछले सालों में तो करीबन इतना जो एक्सपोर्ट है 2005-6 के में वो इंक्रीज हुआ है तब तक. ठीक है. इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ है. एम्प्लॉयमेंट इतना है 2005-6 में वो इंक्रीज हुआ है इतना ज्यादा. और कुछ और जोन्स के हिसाब से, जोन्स या अक्रॉस द कंट्री वगैरह के हिसाब से भी काफी चीजें इसके अंदर कवर्ड हो गई है. फाइन. बाकी सेज के बारे में आप लोग खुद पढ़िएगा. आई होप कि इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगी. अगर कोई भी चीज XYZ एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो ये बता दीजिए, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर जो है वो कर दूंगी. फाइन. So now it's your turn, guys. Do like the session, share it with your friends, and subscribe your own channel, that is one and only Study IAS. And guys, आप लोगों को पढ़नी है, एक बार नहीं 2 बार सुननी है क्लासेस, so that कि करंट अफेयर से अपडेटेड आप रहें और कोई भी मिस्टेक आपके एग्जाम में ना हो. नेक्स्ट क्लास अपनी जो आने वाली है वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे आएगी. सो अकाउंटिंग की साइड में कुछ प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस होती हैं जिसके बेस पे पूरी ट्रेडिंग चलती है, तो उसी की क्लास आपकी अपलोड होने वाली है कुछ ही देर में. तो काइंडली वॉच ऑल द सेशंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.